भारतीय रेलवे अब नई रफ्तार और नए रंग में नजर आ रही है। ये स्टेशन अब किसी एयरपोर्ट या फिर मॉल से कम नहीं लगते। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित करने की योजना बनाई है। कैसे इन स्टेशनों की तस्वीर और तकदीर बदली है, इस रिपोर्ट में देखें। कभी टूटी फूटी सीढ़ियां, गंदगी से भरे प्लेटफॉर्म और सुविधाओं का अभाव, यही थी भारतीय रेलवे स्टेशन की तस्वीर। लेकिन अब समय बदल गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना ने इन स्टेशनों को आधुनिकता का नया चेहरा दिया है। इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें यूपी के 19 स्टेशन शामिल हैं। ये हैं अमृत स्टेशन की नई तस्वीरें। चमचमाते फ्लोर, आधुनिक वेटिंग रूम, वाईफाई, लिफ्ट, एक्सकलेटर और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं। ये स्टेशन अब सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि शहरों की शान बन गए हैं। स्टेशनों की नई तस्वीरें इस बदलाव की गवाही दे रही हैं। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना ने भारतीय रेलवे को एक नया आयाम दिया है। ये स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का पड़ाव नहीं, बल्कि विकास और प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। आने वाले वक्त में और स्टेशनों का कायाकल्प होगा, जिससे भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान ने अगर फिर आतंकी हमला जैसे हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। 22 तारीख के हमले का बदला 22 मिनट में पूरा किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हो चुका है और पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर फिर आतंकी हमला जैसी हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम ने कहा 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए।
दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं तय करेंगी। दूसरा, एटम बम की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये खेल अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने अगर फिर आतंकी हमला जैसी हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने बीकानेर के नाल एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की और देशनोक में करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। ये दौरा न केवल सैन्य ताकत बल्कि भारत के सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करने के बाद में अब भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 32 देशों में भारत का संदेश पहुंचा रहे हैं। मकसद स्पष्ट है, पाकिस्तान को बेनकाब करना। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। टीआरएफ के आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ था। अब भारत इस ऑपरेशन की सच्चाई और पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को दुनिया के सामने लाने के लिए वैश्विक मंच पर कदम रख चुका है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल टोक्यो पहुंचा, जहां उन्होंने जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। ये डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को स्पष्ट करेगा। हम सब यहाँ 10 दिन के टूर में आए हुए हैं और हमारी टूर की शुरुआत एम्बेसडर साहब के ऑफिस से हुई। हमारे एम्बेसडर हैं जो जापान में कार्यरत हैं, उनकी पूरी टीम से हुई। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ तो बहुत ही सुविधा होगी और इसलिए आज बहुत ही विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। दूसरी ओर डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में छठा सर्वदलीय डेलीगेशन रूस, स्पेन, ग्रीस, लातविया और स्लोवेनिया के लिए रवाना हुआ है। इस डेलीगेशन में एसपी के राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद और बीजेपी के ब्रिजेश चौटा जैसे नेता शामिल हैं। ये डेलीगेशन पाकिस्तान की 40 साल की आतंकी साजिशों को बेनकाब करेगा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया के सामने रखेगा। बताने जा रहे हैं कि एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, एक तरफ पाकिस्तान जिसको अब आतंकिस्तान कहना ज्यादा उपयुक्त लगता है, जो दुनिया के संस्थाओं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे और मदद लेकर आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। ऐसे देश को आइसोलेट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए जरूरी है और ये समझना
कि अगर भारत में होता है तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, उनके देश में होता है तो आतंकवाद है। एक तराजू पर तौलना सही नहीं है। हम दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को उजागर करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सांसदों का ये वैश्विक मिशन न केवल भारत की ताकत बल्कि एकता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। भारत का ये कदम वैश्विक मंच पर एक नई शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी ने बीते 10 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा विभागों की समीक्षा की और अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के हर वादे को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी ने सुशासन को अपनी सरकार का मूल मंत्र बनाया है। पिछले 10 दिनों में सीएम ने 24 से ज्यादा विभागों की समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में सीएम ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि जनता के लिए चल रही योजनाएं संकल्प के साथ धरातल पर उतारी जाएं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इन समीक्षा बैठकों में एक एक वादे को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। यही वो वजह है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दर्जन से ज़्यादा विभागों की समीक्षा बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि सुशासन के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर सरकार और जनता की सरकार का जो वादा किया है उस पर कायम रहना है और उस मिशन को आगे बढ़ाना है। साल 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र को अपनी प्राथमिकता बनाया। इस संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने तेजी से कदम उठाए। किसानों का कर्ज माफ, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और युवाओं को टैबलेट वितरित जैसे कदमों ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। सीएम योगी सुशासन की सरकार के मंत्र को साकार करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अगर देखा जाए तो लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अफसरों को निर्देशित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको जल्द पूरा कराने का निर्देश दे रहे हैं। यानी कि आम जनता की सरकार का संदेश लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सीएम योगी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने के लक्ष्य रखे हैं। उनके समीक्षा बैठकों में अफसरों को समयबद्ध कार्य योजना और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्र की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और इसमें अलग अलग जाति और समाज के लोगों को शामिल भी किया जाएगा। पहले ये संख्या 5 थी। इसकी रणनीति के पीछे का राज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के मद्देनजर बूथ पर काफी बदलाव कर रही है। समाजवादी पार्टी का पहले नारा था हर बूथ पर 10 यूथ, जिसके तहत एसपी ने तय किया है कि सरकार की कमियों को घर घर बताकर बताना होगा। पार्टी की रणनीति है कि जनता के बीच में जाकर बताया जाए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी हर बूथ पे 17 यूथ और 17 जातियों को जोड़ने का फार्मूला तैयार किया है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने पीडीए फार्मूले पे कि हर बूथ पे सभी का प्रतिनिधित्व होगा। सभी जातियों को जोड़ के हर बूथ पे समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के लिए लेने का काम करेगी। उधर दूसरी तरफ राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख मजबूत किए थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी सभी बूथों पर 17 अलग अलग जाति के लोगों को जोड़कर ये बात बताना चाहती है कि उनका आधारभूत वोट बैंक मजबूत है। अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, एक बूथ 10 यूथ। अब शायद उसको उन्होंने बढ़ा करके मजबूती करने के लिए सभी जातियों को जो पीडीए का फार्मूला लेकर के वो चल रहे हैं उसको ज़मीनी स्तर पर उतार करके और बूथ को मजबूत करने की रणनीति शायद ये हो सकती है उनकी। 2024 के लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी
2027 के विधानसभा चुनाव में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। सपा इस बात को जानती है कि 2027 का चुनाव उनके लिए काफी अहम है। ऐसे में जातीय समीकरण को बनाना उनके लिए सत्ता की चाबी ढूंढना जैसा होगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। और उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी लगातार सुर्खियों में है। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक है। लेकिन आज हम आपको वो अड्डा दिखाएंगे जो इस डेमोग्राफी को बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। लेकिन अभी क्या है, पुलिस का सत्यापन चल रहा है किराएदारी और नौकरों का उनका। ऐसे में कोई व्यक्ति होटल में अगर आपके वहाँ हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रुक रहा है, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तत्काल थाने पुलिस को बताएंगे। क्योंकि 1 महीना अगर कोई रह गया तो किराएदार हो गया, वो आपका होटल में थोड़ी रहा। फिर सुना आपने ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके बनभूलपुरा में चल रहे मुसाफिर खानों में कैसे नियमों को ताक पर रखकर संदिग्ध लोगों को रखा जा रहा है, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, वो भी बिना दस्तावेजों के। जांच के दौरान ये सब देख पुलिस भी हैरान रह गई। चेकिंग के दौरान जो लोग मिले, अब पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। बनभूलपुरा एरिया में जितने भी ऐसी जगह है जहाँ से लोग बाहर से आके रह रहे हैं, उनका डाटा हमने कलेक्ट किया है। ये कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनके संदर्भ में हमारे लेवल पर जांच चल रही है। वो लोग हमारी निगरानी में हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध उसमें उनकी एक्टिविटी पाई जाती है, उनके खिलाफ हम आवश्यक कार्रवाई भी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हल्द्वानी के मेयर का साफ आरोप है कि मुसाफिर खाने साजिश का अड्डा है, जहां से देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इस बात को मैं लगातार कई वर्षों से कहते आ रहा हूँ कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का बहुत सारे एक मिशन के तौर पर ये काम हो रहा है। जहाँ तक बनभूलपुरा के मुसाफिर खानों की बात है, वहाँ पर मुझे कल पता चला कि कुछ लोग जो 1-1, 1.5 महीने से उन होटलों में, मुसाफिर खानों में रुके हुए थे। निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। जाहिर है भारत और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसी देवभूमि की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए बाहरी लोगों का है और ऐसे मुसाफिर खाने इनके मददगार साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।